हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है आपका विजय के इस ऑनलाइन क्लास में। जी, आज भी हम बात करने वाले हैं कुछ साइंस एंड टेक के टॉपिक के बारे में। जी, आज का जो टॉपिक है वो भी बायोटेक से रिलेटेड है। फटाफट आप सभी आ जाए ताकि आपकी आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट कर सकें। जी, आज की जो क्लास है वो हम कुछ करंट पे फोकस करेंगे जो आपके यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जी, नमस्ते, आप सभी आ जाए। बिल्कुल। मयूरी गुड आफ्टरनून, चरण सिंह गुड आफ्टरनून, सद्दाम हुसैन गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो आप सभी आ चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। कल की क्लास में कुछ रुकावटें आ गई थी कनेक्शन के कारण, इंटरनेट कनेक्शन के कारण। राजेश गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हम कुछ करंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारे। तो सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मतलब करंट से, वो है व्हाइट जिराफ के बारे में। जिराफ तो आपने सुना ही होगा और कई बार तो आपने जिराफ देखा भी होगा चिड़ियाघर में। लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं वो व्हाइट जिराफ के बारे में। ओके, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है कि आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? एक सेकंड मैं चेंज कर दूं माइक। अब आ रही है? हम्म, देखिएगा आवाज आ रही है तो बताएं। अब मेरे ख्याल से वॉइस क्लियर। ठीक है, सो व्हाइट जिराफ के बारे में बात करेंगे गाइस। अभी हाल ही की बात की जाए तो जो नॉर्थ ईस्ट केनिया है वहां के शिकारियों ने 2 व्हाइट जिराफ को मार गिराया है। अब पूरी की पूरी दुनिया की बात करें तो केवल और केवल एक ही व्हाइट जिराफ बचा है, जिसे कि अभी से आप बोल सकते हो कि अभी विलुप्त होने के कगार पे है। आज की जो हम बात कर रहे हैं क्लास में, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऐसे एनिमल्स या ऐसे पादप जो धीरे 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 करके क्या हो रहे हैं, विलुप्तता की ओर आगे बढ़े। पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्लास की बात कर रहा हूं मैं, आज की क्लास यूपीएससी में कई बार पूछ चुकी है क्वेश्चन से। ठीक है, करंट पे पूरी तरीके से बेस्ड है, तो इसे अच्छी तरीके से देखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि नॉर्थ ईस्ट केनिया के कुछ शिकारियों ने क्या किया कि बिल्कुल रेयर रेयर व्हाइट जिराफ को मार गिराया है। अब ये जो व्हाइट जिराफ की जो हम बात कर रहे हैं, इसका व्हाइट किसकी वजह से होता है? सो गाइस, अगर हम बात करें कि व्हाइट जिराफ का जो कलर है वो ल्यूकिज्म के कारण होता है। बेसिकली क्या है, ये जो व्हाइट कलर है ये क्या है, ल्यूकिज्म के कारण हो रहा है। ये एक जेनेटिक कंडीशन बोल सकते हो। ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें जो है कोई भी पिगमेंट नहीं होते, कोई भी वर्णक जो है वो त्वचा पर नहीं होते। और इसे क्या बोल सकते हो, ल्यूकोजम कैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की आनुवंशिक कंडीशन है, एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें शरीर पर कोई भी पिगमेंट नहीं होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब एनिमल था। इंपॉर्टेंट तो क्या ही बताऊं, मतलब पूरी दुनिया में अब सिर्फ एक लौता बच चुका है। देखो, अगर जिराफ की बात की जाए तो जिराफ जो है वैसे तो सवाना और वुडलैंड के जैसों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे अफ्रीका के बारे में, तो पूरे अफ्रीका ही जो है जिराफ का घर है। ठीक है, लेकिन जिराफ की बात की जाए तो मैं फिर से कहूंगा कि जितने भी जिराफ हैं वो किस कंडीशन में, मतलब कैसे हैं, वो कलरफुल होते हैं। लेकिन ये जिराफ की बात कर रहा हूं मैं, ये जो है वो व्हाइट जिराफ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ये जिराफ है क्रिटिकली इंजर्ड। एक ही पीस बची तो आप उसको आप विलुप्तता के कगार पे ही बोल सकते हो। ठीक है, चलो दूसरा बात करते हैं डिगोंग। डिगोंग के बारे में सुना है? डिगोंग जो है अभी हाल ही में 2020 में मई 28 को, आज एक साल हो गया। ठीक है, डुगोंग डे बनाया गया था, वर्ल्ड डुगोंग डे बनाया गया था। उसका जो थीम दिया गया था वो था सेव डिगोंग और सेव लिवलीहुड। गाइस, अगर हम बात करें इस डिगोंग के बारे में तो देखो, इसे हम इसको कॉमन नाम की जब आप बात करते हैं, कॉमन नाम का मतलब सामान्य नाम की बात कर सकते हो, इसे कहते हैं सी काउ, यानी कि समुद्री गाय बोल सकते हो आप इसको। पूरे के पूरे समुद्र की बात की जाए तो पूरे समुद्र में एक इकलौता शाकाहारी जानवर जो है वो यही डिगोंग है।
है ना। तो आज का लेकिन इसका उपयोग जो है बहुत शिकारी लोग काफी कर रहे हैं इसकी चमड़ी के लिए और मांस वगैरह के लिए। और इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पाया जाता है, ये जो है आपके गर्म स्थान, जो गर्म पानी का कोस्टल है ना, गर्म तटीय क्षेत्र बोल दो उसको, जो गर्म तटीय क्षेत्र जो है वो ईस्ट अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, और साथ ही रेड सी, इंडियन ओशियन और पैसिफिक में भी ये जो डुगोंग है पाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि अब ये इंडेंजर्ड क्यों इसकी बात की जाए, ये भी धीरे धीरे विलुप्तता के कगार पे पहुंच रहा है, क्योंकि इसका उपयोग भी जो है शिकारी क्या कर रहे हैं, बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं। जिस प्रकार से सार्क का जो है ना, सार्क का करते हैं, सार्क का फिन काट करके इसको सूप बनाने के लिए बेच देते हैं, ठीक उसी तरीके से डुगोंग का भी उपयोग उसके जो चमड़ा है ना, चमड़े के लिए या फिर क्या होता है खाने के लिए किया जाता है। तो ये भी जो है आगे जाके ऐसा समय आएगा कि ये भी विलुप्त हो जाएगा। So can you repeat the starting question after listening? Sorry, Anjali, I didn't get you. क्लियर है? तो ये है दिखाओ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है मकाओ के बारे में। मकाओ, आपने मकाओ मकाओ बोल सकते हो, मतलब एक तोता, एक तोते की किस्म है बेसिकली। ये जो तोता है सबसे बड़ा तोता है, सबसे बड़ा मतलब काफी लंबा तोता होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो पंख है ना, इसके पंख देखो, ये पंख, इसके पंख और इसकी लंबी जो पूंछ होती है वो फिरोजी कलर की होती है। देखो, ये जो मकाओ है बहुत, हालांकि मकाओ बहुत तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन इस मकाओ की जो बात कर रहे हैं, इसका जो गला है ना, गला जो है इसका गला और इसका जो ऊपरी भाग, इसके पंख और इसकी पूंछ होती है वो फिरोजी कलर की होती है। अगर इसकी बात की जाए तो 1992 तक इसे जो है विलुप्त माना जा रहा था। जो संस्था है जो इस प्रकार के पंछियों और जो पादपों पर नजर रखती है कि कौन कौन विलुप्त हो रहे हैं या फिर जो विलुप्तता के कगार पे हैं, तो उन्होंने बताया कि 1992 तक ये जो मकाओ है, ये जो तोता है, इसे विलुप्त माना गया था। लेकिन बाद में गई ये जो साउथ अफ्रीका में इसके कुछ जंगली प्रजाति भी देखी गई, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से विलुप्त नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आजकल इसका उपयोग भी क्या कर रहे हैं लोग, धड़ल्ले से शिकार कर रहे हैं और बड़े बड़े शहरों में इसे बेच दिया जाता है, क्योंकि देखने में काफी सुंदर होता है और घरों में भी लोग इसे पालते हैं। तो इस कारण से अंधाधुंध शिकार की वजह से ये जो आप मकाओ देख रहे हो, ये जो तोता देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा आने वाले समय में, विलुप्तता की कगार पे पहुंच चुका है। आने वाले समय में हो सकता है कि विलुप्त भी हो जाए। ये बेसिकली क्या, वन में सवाना ग्रास लैंड में ही ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यूरेशियन ऊँट, उदबिलाव, रेशम उदबिलाव के बारे में। अच्छा, उदबिलाव बचपन में आपने खुद देखा होगा, अगर आप गाँव एरिया में रहते हो, मतलब नदी के पास, या अगर आपके पास बहुत सारी नदी होगी, गंगा नदी हो गई या कोई भी नदी के पास अगर आपने देखा होगा तो उदबिलाव को देखा होगा। लेकिन हम आज इस उदबिलाव के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि गाइस ये जो उदबिलाव होता है, ये सेमी एक्वेटिक एनिमल मैमल है। मतलब ये मतलब एक्वाटिक एनिमल किसे कहते हैं, मतलब ये पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। ये एक सेमी एक्वाटिक मैमल्स है, ठीक है। ये जो है विशेषतर यूरेशिया से संबंध रखता है, मतलब ये यूरेशिया में पाया जाने वाला ऊतक है। लेकिन फिलहाल इसे अगर हम बात करें तो ये जो है उड़ीसा के चिल्का झील, जो उड़ीसा ना, उसका जो चिल्का झील है उसके लेगून के पास पहली बार खारे पानी में से देखा गया। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं उपबिलाव की, जिसमें से अगर हम बात करें इसके टोटल स्पीसीज की बात करें, इसकी टोटल प्रजाति की बात करें, तो ये 13 प्रजाति है इसकी, जिसमें से 3 प्रजाति हमारे कहाँ पे है, भारत में रहती है, भारत में देखी जाती है। जिसमें एक पहला कौन सा है, एरेशियन ऊतक, जो अभी फिलहाल देखा गया। दूसरा है स्मूथ कोटेड ऊतक, मतलब सॉफ्ट पंजे वाले उदबिलाव। और दूसरा क्या है, छोटे जो पंजे वाले उदबिलाव। तो इसकी बात की जाए, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसे फिलहाल उड़ीसा के चिल्का झील में, जहाँ पे जो खारे पानी का लैगून है उसमें देखा गया है। सब मकाओ को पेट बनाना अलाउ है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। देखो, अगर हम बात करें जानवरों की, तो कोई भी जानवर को आप क्या नहीं कर सकते, पालतू नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी घरों में तोता रखते हैं, कुत्ते पालते हैं। कुत्ते तो चलो
कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप घर में तोता पालते हो और वन विभाग को उसका पता चल गया तो वो आप पे कोई ना कोई सजा जरूर लगा सकते हैं। नेवला नहीं बोलते इसे सर, नेवला नहीं है, ये उदबिलाव है। उदबिलाव नहीं देखा कभी आपने, सुना होगा। ये उदबिलाव है जो जमीन और जल दोनों में रहता है। फिलहाल जो है जैसे देखा जाए तो ये जो उरेशक का जो है ये फिलहाल अभी हमारे इंडिया में देखा गया। सर व्हाट अबाउट द लास्ट डे क्लासेस? हाँ, लास्ट डे क्लासेस भी जो क्लास में मैंने बोला था यूरेनियम के बारे में, मैं अभी बता दूंगा उसे भी, जैसे खत्म कर लेता हूँ। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो करंट से भी फोकस कर, मतलब करंट के कुछ क्वेश्चन को भी लूंगा और क्वेश्चन जैसे इसकी टॉपिक को भी ले रहा हूँ। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ, ये विलुप्त, मैं आज ऐसे जानवरों की बात कर रहा हूँ जो विलुप्त हो चुके हैं या फिर विलुप्तता के कगार पे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हाल में ही यूपीएससी में इससे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया लॉन्ग टेल मकाओ, मकाक। ठीक है, क्या है? बम्बिलर। नेक्स्ट क्या है गाइस? लंबी पूंछ वाला बंदर बोल लो उसे। ठीक है, सर इसका साइज कितना होता है? किसकी साइज की बात कर रहे हो बच्चे, मुझे बताओ। ठीक है, ये है लंबे पूंछ वाला बंदर। आपको पता है ये जो मकाक की बात कर रहे हैं, ठीक है, मकाओ, ठीक है, मकाक की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? एक क्रैब ईटिंग है, मतलब क्रैब, मतलब ये केकड़े को खाने वाला बंदर बोल सकते हैं इसको। जो कहाँ पे मिलता है? ये साउथ ईस्ट एशिया में ये पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है वैसे स्थान पे रहना ज्यादा पसंद करता है कि जहाँ पर जो पानी है वो साफ पानी है। क्योंकि इसे आगे अपने मतलब कुनबे को बढ़ाने के लिए पानी की जो जरूरत होती है वो साफ पानी की जरूरत होती है। और जिधर साफ पानी ज्यादा होंगे, ये जो बंदर होंगे वो वहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर इसकी बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडो जो मलयालम है, आप बोल सकते हो ग्रेट निकोबार, वहां पर भी ये पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें उदबिलाव की साइज की बात करें तो देखो वो बहुत, मतलब क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में, मैं क्या ही बताऊँ कितने साइज के होते हैं। Whenever one I पन बिलार सुना है, देख नहीं, देखता नहीं, डेंजरस होता है पन बिलार। हो सकता है बहुत बहुत, आपको अलग अलग जगह पे ना अलग अलग इसके नामकरण हो सकते हैं, कभी कोई क्या बोले कभी क्या बोले। तो बेसिकली अगर आपने कभी बंदर को देखा होगा तो बंदर मांस वगैरह नहीं खाते, जानवर नहीं खाते। मैं तो नहीं देखा, वो फूल पत्ते पे रहते हैं, बट ये बंदर की बात कर रहे हैं ना, ये बंदर बेसिकली क्या है? ये एक क्रैब ईटिंग है, मतलब क्या कर रहा है? एक क्रैब ईटिंग, मतलब केकड़ा खाता है। केकड़ा बहुत कम बंदर खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज। कछुआ की बात करते हैं, साल वन में रहने वाले कछुआ। इसका जो नाम है, ये जो कछुआ आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो कछुआ देख रहे हो, इसे आप क्या बोलते? इलोंगेटेड टॉर्टोइज भी कहते हैं। इलोंगेटेड टॉर्टोइज का मतलब, इसका एक नाम है। और इसकी हैबिट्स की बात करें तो ये जो कछुआ देख रहे हो ना, ये भी आज आने वाले समय में क्या हो जाएगा? मतलब विलुप्त ही हो जाएगा, क्योंकि इसका भी शिकार बहुत अंधे धुन तरीके से किया जाता है। ये जो आप देख रहे हो, साल साल फर्स्ट टॉर्टोइज की बात कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? एलोंगेटेड टॉर्टोइज से क्या बोलते हैं? इंडो टेस्टुडो एलोंगाटा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे जो मैं जानवर बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपने नोट में नोट डाउन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। साल टोरटोइस को हम किस नाम से जानते हैं? इलोंगेटेड टोरटोइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फिर इसे क्या बोलते हैं? इंडो टेस्टुडो इलोंगाटा के नाम से भी जानते हैं। नाम ही अजीब अजीब है, क्या किया जा सकता है। और अगर इसकी बात करें तो ये आजकल क्या है, ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया और साथ में साउथ ईस्ट एशिया में ये ज्यादा पाए जा रहे हैं, या इसको ज्यादा, मतलब लोग पकड़ के उसको भेज देते हैं इस साइड में। अब बोलोगे सर ये क्यों, मतलब इसको हम क्यों विलुप्तता की कगार पर रखें, क्यों इंडेंजर्ड है, क्यों? क्योंकि गाइस आजकल ना इसका उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मतलब जितने भी शिकारी हैं, इसका शिकार बहुत अंधाधुंध पैमाने पे की जा रही है। क्यों? क्योंकि इससे जो है, इसे मतलब इस प्रकार कछुओं को फूड के रूप में, यानी कि इसे लोग खाते भी हैं अपने फूड में। दूसरा, साथ में इसका जो है लोकल यूज बहुत लोग करते हैं, जैसे डेकोरेटिव मार्क्स के रूप में, और इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में भी इस, मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा भी जाता है इनलीगली तरीके से। क्यों? सजावट के रूप में भी इसका यूज कर सकते हो, मार्क्स के रूप में भी इसका यूज करते हैं लोग, और खाने में तो यूज करते करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज जो है वो कहाँ पे विलुप्त हो रहा है। और वैसे तो बहुत लोग अपने घरों में क्या करते हैं,
कछुए को पालते हैं, तो नॉर्मल कछुए की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि भाई किसी स्पेसीज, किसी स्पेशल स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल कछुआ भी अगर घर में रखते हो तो ध्यान रखना ये एक इनलीगल है। कछुआ पालना या फिर मछली पालना भी आजकल मतलब देखा जाए तो इलीगल ही है, लेकिन कुछ लोग जो है मछली के नाम पे सांप भी पालने लगे, चले रहे। तो कोई भी जानवर को अगर आप पालते हो तो वो इलीगल है, इस बात का ख्याल रखिए। भाई यहाँ पे 61 लोग देख रहे हैं, लाइक केवल 32 है, लाइक तो कर दो। फटाफट लाइक तो कर दो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कौन कौन सा है। नेक्स्ट आपका ग्रे सील। भाई ग्रे सील की बात की जाए तो सील तो सुना ही होगा आपने, अगर आप मतलब अगर आप डिस्कवरी देखते हो तो उसमें सील के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है, और काफी इन लोगों की लड़ाई जो होती है ना सील की, बहुत खतरनाक होती है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें ग्रे सील के बारे में, तो ध्यान रखना क्या है, एस्टोनिया और लैटविया में ब्लास्टिक सागर के तट पर सैकड़ों ग्रे सील के बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं, मतलब मरे हुए पाए गए। क्यों? क्योंकि नार्डिक समुद्र तट ने दशकों में बर्फ के बिना यह पहला सर्दी का सामना किया था। मतलब ये सुनो, अगर हम ग्रे सील की बात करें तो अभी ग्रे सील की जब बात कर रहे हैं तो लाटविया एटोनिया और लाटविया में बाल्टिक सागर जो है उसके तट पर सैकड़ों ग्रे सील के पिल्ले मारे गए। तो इस तट की बात की जाए तो ये जो ग्रे सील है, ग्रे सील बहुत रेयर है, ध्यान दीजिएगा। सील वैसे ब्लैक रंग के यहाँ पे देखते होंगे, ब्लैक या डार्क ब्राउन। तो पहली बार जो आप ग्रे सील के बारे में जो सुन रहे हो, ये जो ग्रे सील है ये एक धीरे धीरे विलुप्तता के कगार पे पहुंचने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस अब जितने भी सील की बात करते हैं इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, और इनकी चमड़ी मोटी होती है, और इसी कारण से ये क्या हो सकते हैं, ये बर्फ जहाँ भी बर्फ है वहां पे आसानी से अपना प्रजनन करते हैं, वहां पे रहते हैं, ठीक है, खास करके ग्लेशियर में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो नार्डिक समुद्र है, नार्डिक जो समुद्र है, ठीक है, वहां पर इस बार जो है बर्फ जो है वो मतलब बिना बर्फ के पहली पहली सर्दी जो है बीत गई है, जिसकी वजह से बिना बर्फ के वहां का मौसम काफी गर्म हो गया, जिसकी वजह से जो है सैकड़ों गिरगिल जो है उनकी डेथ हुई, उनके बच्चे की डेथ हो गई। नेक्स्ट गाइस, अगर हम बात करें ग्रे सील को क्या चाहिए, ग्रे सील को ना बर्फ की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। अब ये बर्फ दो कारणों से, पहला पहला तो क्या कि इसे उसी माहौल में पलने की आदत है, इनकी चमड़ी काफी मोटी होती है, तो ये बर्फ के बिना नहीं रह सकते, जहां गर्मी होगी ये मर जाएंगे। दूसरा क्या कि इनके जो बच्चे हैं, मतलब ग्रे सील के जो बच्चे हैं, वो क्या है कि जितने भी शिकारी भेड़िए हैं, ठीक है, शिकारी जो भेड़िए होती है ना, सारे के सारे, उनसे बचने के लिए भी इन्हें बर्फ की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, सर्दियों के दौरान ही अपने बच्चे भी देते हैं। तो कहीं न कहीं जो सर्दियाँ होती हैं, इनके प्रजनन का काल होता है, और इसी समय ये अपना गुणवा बढ़ाती हैं, ठीक है। और साथ में क्या कि बर्फ की वजह से, ये जब बर्फ की वजह से क्या होते हैं कि जो भी भेड़िए हैं या फिर जो भी आप बोल सकते हो शिकारी पशु हैं, है ना, उनसे भी रक्षा करती है इनके बर्फ। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो देखा जाए तो ग्रीसेल जो है पूरे उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, ठीक है, तटीय जल में पाए जाने वाले स्तनधारी। ये क्या है, स्तनधारी है, मैमल्स है, ध्यान दीजिएगा। बट मैमल्स कौन सा है, आप इसको सेमी एक्वेटिक बोल सकते हो, पानी में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। कितनी टेम्परेचर तक रह सकता है, देखो टेम्परेचर की बात करें तो ये सारे के सारे जो जानवर बता रहा हूँ ये -डिग्री में रहने वाले हैं, मतलब -3, 4, 5, 6। अब सोचो कि अगर मान लो कहीं बर्फ ही नहीं है तो उसके लिए तो गर्मी में मर जाएंगे। अब हम ही अपनी बात करें तो धीरे धीरे हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अभी भी टेम्परेचर की बात करें 30, 35, 40 टेम्परेचर, तो आपको क्या लगता है कि इतना टेम्परेचर अगर हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो जो वहाँ पे जहाँ पे ग्लेशियर है वहाँ पे भी तो अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो जितने भी बर्फ है वो पिघल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें जो हमारा मीठा पानी है ना, वो ग्लेशियरों की वजह से ही आता है। हम ग्राउंड वाटर से भी अपना मीठा पानी लेते हैं, तो लेकिन ग्लेशियर भी एक मीठे पानी का सोर्स है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये जो ग्लेशियर है धीरे धीरे पिघल रहा है। अगर ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो आने वाला वो समय दूर नहीं जब पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। हम अपनी बात करें तो हमें पीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन
अगर हम इन जानवरों की बात करें तो इन जानवरों को भी रहने के लिए क्या चाहिए, ठंडे स्थान की जरूरत है। अगर सारे ग्लेशियर पिघल जाए तो ये ऐसे जानवर जो होंगे वो विलुप्त हो जाएंगे, और ये जो लाइफ साइकिल जो चल रहा है ना कहीं ये भी बाधित हो जाएगा, हमारा इकोसिस्टम भी बाधित हो जाएगा। हालांकि इस पर बहुत सारे देश जो है वो कई बार सम्मेलन कर चुके हैं पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने में, लेकिन सरकारें आखिर क्या करेंगी। सरकार का काम होगा केवल और केवल नीति को बना देना, या जो भी चीजें वो पॉलिसीज बनाएंगी, आखिर करना तो हमें ही है। हम अंधाधुंध जो है ऐसे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे करते की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि हम चलो ठीक है, हमारे इस पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 8.7 मिलियन स्पीसीज है टोटल, और उस पूरे के पूरे 8.7 मिलियन स्पीसीज में हम सबसे टॉप पे हैं। तो अगर हम सबसे टॉप पे हैं तो हमें कहीं ना कहीं समझदारी दिखानी होगी कि भाई हम ही आगे नहीं है, हमारे पीछे भी कुछ ऐसे स्पीसीज हैं, ऐसे जानवर हैं जिन्हें जिंदा रहने की जरूरत है। और अगर हम इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लें तो हम कुछ जानवरों को तो बचा ही सकते हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है सर, थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। साउंड तो देखो पूरी है, पता नहीं कैसे लग रहा है आपको। बिल्कुल 70 लोग देख रहे हैं, अभी 58 लाइक है, प्लीज लाइक तो कर दो यार वीडियो को। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस पिनांगा अनबेनेसिस। क्या है नाम इसका? पिनांगा अनमानेसिस या अनमानेसिस। रेगुलर इम्प्लीमेंट नहीं हो, बिल्कुल सही कहा कि रेगुलर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा होगा। आवाज क्या, आवाज बहुत कम आ रही है क्या? देखो ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का ताड़ का पेड़ है जो क्या हो रहा है, धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। इसको बचाने की भी जरूरत है। ये गंभीर रूप से लुप्त प्रायः दुर्लभ ताड़ है। क्या है? रियल पाम है। ताड़ का क्या समझ रहे हैं? जो पाम ऑयल आप लोग खाते हैं वो है, जो दक्षिण अंडमान द्वीप के लिए स्थानिक है। मतलब इसका जो नेटिव प्लेस बोल लो, या सो ये जो विशेष रूप से ये पाया जाता है वो साउथ अंडमान आइसलैंड में ये पाया जाता है। गाइस इसकी पूरी आबादी स्वाभाविक रूप से केवल दक्षिणी अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में एक छोटे सदाबहार वन क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो इसका जो है बहुत सारा मेडिकल यूज भी है, जिसे इससे तेल भी निकाला जा सकता है, बट धीरे धीरे ये जो है विलुप्तता की ओर जा रहा है। ठीक है, नो सर, ठीक है, ओके सर, ईयरफोन से सही आ रहा है। ओके, अगर ईयरफोन से सही आ रहा है तो प्लीज आप इसको यूज कर लें, ईयरफोन का यूज कर सकते हैं आप। गुड आफ्टरनून सुमित। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, समझ में तो आ रहा है ना? क्या ये चीजें समझ में तो आ रही है ना? फटाफट मुझे बताएं, क्या ये चीजें मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रही है? क्योंकि देखो ये करंट है बेसिकली। आपको इसी तरीके से क्या करना, जब पेपर पढ़ोगे तो अगर मान लो पेपर में ये दे दिया कि हाँ ये जानवर विलुप्त हो रहा है, या ये जो है पादप विलुप्त हो रहा है, तो उसको अपने नोट्स में डाल लेना है। क्योंकि इस बार अभी अगर यूपीएससी की बात करें तो एक क्वेश्चन जो था वो इसी टॉपिक से था। ओके ओके, शाहिद बिल्कुल सही है, वैसे भी सही है। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, करंट है तो उसमें क्या ही ज्यादा बताऊं, थोड़ी बहुत, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है, बट ये जो करंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसे अपने नोट्स में संभालना। ठीक है सर, साउंड क्लियर है, समझ में भी आ रहा है, बस ये जरूरी समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, लाइक जरूर करते जाना वीडियो को यार प्लीज। नेक्स्ट, चलो वापस आ गए वहां वाली, क्या बोलते हैं इसको, यूरेनियम की बात करते हैं। कल शायद इसी टॉपिक में प्रॉब्लम आई थी ना? ठीक है, इसी टॉपिक में प्रॉब्लम आई थी, तो चलो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। कल की बात जो आज बच्चे नए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय और महावीर कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, यानी कि तीनों ने मिलकर के, तीनों क्या दो ही है, ब्रिटेन के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय और दूसरा महावीर कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र पटना द्वारा किए गए एक अध्ययन में बिहार के 10 जिलों में भूजल को दूषित करने वाला यूरेनियम पाया गया है। वैसे तो अगर बात की जाए तो यूरेनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ध्यान दीजिएगा। और रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है, ये अगर खुले में हो ये एलिमेंट, तो ये क्या कर सकता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें म्यूटेशन कर सकता है। ये जो है खुले में रखने वाला
पदार्थ नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है इन दोनों ने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय और पटना के इस महावीर कैंसर संस्थान ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि पूरे बिहार में 10 जगह पे जो ग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल है, उसमें क्या है, यूरेनियम की मात्रा है। और गाइस बिहार में पहली बार भूमिगत जल मतलब भूजल में जो है यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। और ये जो यूरेनियम है, अगर बात करें यूरेनियम की जो सांद्रता ज्यादातर उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व बैंड के साथ गंडक नदी के पूर्व में और गंगा नदी के दक्षिण में झारखंड की ओर बढ़ रही है। यानी कि आने वाले कुछ समय में ये झारखंड तक ये जो यूरेनियम है वो पहुंच जाएगी। यूरेनियम की बात की जाए तो यूरेनियम का जो एक अपना मानक है जल में, WHO ने ये कहा कि भाई ये जो है एक मतलब एक 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। अब कल की बात करें तो कल लोग आप सभी ये बोल रहे थे कि सर क्या जरूरी है होना चाहिए, क्या यूजफुल। देखो यूरेनियम का कोई बेनिफिट नहीं है हमारी बॉडी के अंदर में। ये ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस है जो आपके शरीर में अगर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। बट WHO ने ये कहा कि मान लीजिए कि अगर आपके पानी के अंदर में यूरेनियम है भी, तो अगर ये 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है तब ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए तब आपके शरीर में बहुत सारी डिजीज हो सकती है। तो हालांकि ये बात तो WHO ने कही कि भाई WHO ने अपना मानक दे दिया कि हाँ ये 1 लीटर के अंदर में 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। लेकिन हम अपने भारत की बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो के पेयजल विनिर्देशों में निर्दिष्ट आर्सेनिक और अन्य विषाक्त या भारी धातुओं की सीमा के विपरीत यूरेनियम के लिए कोई सीमा नहीं रखी है। यानी कि अगर हम बात करें कि भाई अपने मतलब भारत की बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए तो हमारे यहाँ भारत में तो क्या करके रखा है, आर्सेनिक और भी जो अन्य विषाक्त है जैसे कैडमियम की बात कर सकते हैं, आर्सेनिक की बात कर सकते हैं, ठीक है, और भी हानिकारक जितने भी एलिमेंट है, जो हैवी एलिमेंट है, उनका तो दे रखा है कि ये इतना 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 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि पहले कभी हमें जो यूरेनियम है पानी में मिला नहीं, तो इस कारण से जो है यूरेनियम के लिए कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। अब अगर हम बात करें कि सर यूरेनियम से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो देखो अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम से बहुत ही सीरियस डिजीज हो सकती है, जैसे थायराइड कैंसर। जो थायराइड कैंसर है वो आजकल कॉमन हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। 10 में से 5 से 6 लोगों को जो है थायराइड की प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्रॉनिक किडनी डिजीज, बिल्कुल ये भी आजकल कॉमन हो चुकी है क्योंकि हम पानी कम पी रहे हैं और ऐसे सब्सटेंस ज्यादा खा, जैसे मैगी में पता होगा कि बीच में मैगी बंद कर दी गई थी क्योंकि उसमें मरकरी की मात्रा ज्यादा आ गई थी। तो क्रॉनिक डिजीज हो सकती है यूरेनियम से। रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर हो सकती है। डिप्रेशन यानी कि अवसाद जैसी बीमारियां जो हैं वो इस यूरेनियम की वजह से हो सकती है। और भी बहुत सारी गंभीर बीमारियों की बात करें तो ये यूरेनियम की वजह से हो सकती है। तो बिहार के कुछ जिलों की जब बात की जहां पे ग्राउंड वाटर मिला है, वहां के लोगों की समस्या देखी जाए तो इस प्रकार की हो सकती है, यानी कि वहां पे इन बीमारियों की जो अधिकता है वो देखी जा सकती है। और अब जो है वो क्योंकि धीरे धीरे झारखंड की ओर आगे बढ़ रही है तो झारखंड में भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है। इसलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर आप बोलोगे सर क्या जैसे यूरेनियम तो है, जैसे ये सब बीमारी हो रही है, तो क्या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अलग अलग एलिमेंट के कारण होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है, मैं आपको अभी वही बताने वाला हूँ। ठीक है, स्किन कैंसर भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें कि सर और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, मतलब और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिससे मतलब बीमारी हो सकती है, इसको आप ये बोल सकते हो, एक टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर में कि प्रदूषण से होने वाली डिजीज, प्रदूषण या फिर आप हानिकारक एलिमेंट बोल सकते हो, उससे होने वाले डिजीज के बारे में। तो गाइस अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम से ये सारी बीमारी हो सकती है। दूसरा, अगर मान लो पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर पीने के पानी में अगर आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उससे जो बीमारी होगी उसे हम कहेंगे आर्सेनिकोसिस। और दूसरा ब्लैक फुट। ध्यान दीजिएगा कि ब्लैक फुट एक ऐसी बीमारी है, ये पेपर में आ चुका है यूपीपीसीएस में, कि ब्लैक फुट बीमारी किसकी अधिकता से होती है, या अगर मान लो ब्लैक फुट नहीं हुआ तो क्या होगा, आर्सेनिक
आर्सेनिकोसिस होगा। ठीक है, ये दोनों बीमारी एक ही बीमारी है। तो ये जो है ये क्या है, अगर ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा पानी में हो, मतलब ड्रिंकिंग वाटर में हो, ठीक है, अगर पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो और लंबे समय तक अगर आर्सेनिक युक्त पानी को पी लिया जाए तो ब्लैक फुट नामक या आर्सेनिकोसिस नामक बीमारी हो सकती है। ठीक है, और ये जो है बेसिकली जरूरी नहीं है कि आर्सेनिक पीने के पानी के थ्रू जाए। आर्सेनिक जो है वो फूड के माध्यम से और एयर के माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर में एंटर कर सकता है। ध्यान रखना कि अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक से अगर ये बीमारी हो जाती है ब्लैक फुट, तो उसमें त्वचा का जो कैंसर होता है वो कॉमन होगा। क्लियर है? समाधान क्या होगा? देखो सर, साइंस कब स्टार्ट करवाएंगे? जैसे साइंस एंड टेक खत्म होगा फिर हम साइंस करेंगे, उसमें भी काफी मजा आएगा। उसमें इससे ज्यादा मजा आएगा क्योंकि साइंस आपने पढ़ी है ना, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। यहाँ साइंस एंड टेक तो कभी पढ़ी नहीं है आप लोगों ने, और पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें। लाइक जरूर करते जाना, वीडियो को ध्यान रखना। तो देखो हम बात कर रहे थे आर्सेनिक के बारे में, तो इससे जो है स्किन डिजीज हो सकती है। ठीक है, पैरों स्किन डिजीज में, खासकर पैरों में पैर काले पड़ जाते हैं। ठीक है, और पैर फटने लगते हैं बहुत जगह अगर जहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है। खासकर अगर हम हरियाणा की बात करें, यूपी में भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है, और ऐसे जगह पे पानी का जो पानी होता है ना वो पीला पीला छोड़ देता है। आयरन की वजह से भी, आर्सेनिक की वजह से जो पानी का जो पंप होगा वहां पे देखोगे पीला 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 हो जाता है। तो अगर वैसे जगह पे पानी पी रहे हो तो दिक्कत वाली बात होती है। दांत अगर देखोगे ना, दांत में व्हाइट चीजें आ जाती है, तो वो भी आर्सेनिक की वजह से होती है। उसमें कुछ आयरन की वजह से भी होती है, बट ये सारे के सारे जो सिम्टम मैं बता रहा हूँ ये आर्सेनिक के पीने के पानी में ज्यादा होने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा और कौन से एलिमेंट है जो नुकसान पहुंचाते हैं? जैसे कैडमियम जो है, अगर हमारे शरीर में इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? इटाई इटाई नामक रोग होता है। इटाई का नाम सुना आपने? इटाई इटाई रोग की वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी में कैंसर तो होगा, बोन कैंसर हो सकता है। बेसिकली गाइस, ये जो कैडमियम है, जो अब हम सभी बैटरी का यूज करते हैं ना, बैटरी, तो बैटरी में कैडमियम की मात्रा थोड़ी पाई जाती है। रेड पानी में क्या होता है, बहुत सारे रेड पानी में, जैसे अगर बात करें उसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, बट आर्सेनिक भी होता है कुछ कुछ। ठीक है, दूसरा नाइट्रेट की बात कही जाए, अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम अभी अभी हाल में आपके पेपर में आया था, यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ प्री में, कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? तो पानी में अगर नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसकी अधिकता से क्या हो सकता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकती है। दूसरा, अगर हम बात करें मरकरी के बारे में, पीने के पानी में अगर मरकरी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो मिनीमाटा नामक बीमारी हो सकती है। ध्यान रखना, मरकरी एक बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है। अगर ये हमारे शरीर में आ जाए तो आपके देखने की, सुनने की जो क्षमता होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकती है, लकवा मार सकता है, आपके हाथों में ऐंठन तक हो सकती है। ठीक है, तो ये जो हाल फिलहाल में जो है मैगी में इसकी मात्रा ज्यादा हो गई थी तो मैगी को बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर से मैगी आ गई। ठीक है, पता नहीं क्या हो सकता है आगे। तो भारत में मृत्यु दर कम इसलिए भी हो सकती है क्योंकि समान जीवन में तो हम सभी ही यूरिन जल पी रहे हैं, इसका कोई हाँ, बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं हम भाई यूरेनियम युक्त पानी पी भी हो सकता है, पी भी रहे हो, लेकिन कंफर्म नहीं है कि हो, क्योंकि जब तक उसका हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा। सर, आर्सेनिक वाटर में कैसे मिक्स होता है, रीजन क्या है पोल्यूशन का? देखो, आर्सेनिक पानी भाई, जितने भी एलिमेंट्स की बात करते हो ये बात ध्यान रखना, वो सारे के सारे हमें ओर से मिलते हैं, हमें जमीन से मिलते हैं। तो आपको भी पता होगा कि आप में से बहुत सारे लोग जो है अंडरग्राउंड वाटर ज्यादा ज्यादा पीते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ भाई, मैं भी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर पी रहा हूँ। तो अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो अंदर भी तो बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो वो सभी एलिमेंट्स वापस अंदर घुल के उसमें, उस पानी के अंदर में उसके रिक्ता कर देते हैं। तो अगर हम बात करें आर्सेनिक, जहां पे जिस मिट्टी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां के भूजल में भी आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होगी। जैसे अभी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के कुछ इलाकों में अभी जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि वहां पे जो गंदगी है वो बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। सर, पानी में निकोटीन आने से क्या होगा? पानी में निकोटीन मैंने कभी सुना नहीं, आप मुझे बताएं। और देशों की अपेक्षा क्या करे, और देश की अपेक्षा रीति राय में समझा नहीं बच्चे।
ठीक है, तो ये जो है मरकरी की वजह से क्या हो सकता है, मिनीमाटा रोग हो सकता है। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। ये क्या है? शायद नेटवर्क चला गया लगता है, मुझे लग रहा है कि आप सभी कमेंट में नहीं देख पा रहा। ओके, क्लियर है। बफरिंग क्यों होने लगा? नेटवर्क की वजह से। आज भी नेटवर्क जो है, सुबह तक तो नेटवर्क नहीं थी, वापस अब नेटवर्क आ चुकी है। तो ये नेटवर्क की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए आगे बढ़े। ये बफरिंग नेटवर्क की वजह से हो रही है, अब तो नहीं हो रही। हाँ नहीं, मतलब नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रही है। आपको पता है बारिश का मौसम आ चुका है, और ये जो नेटवर्क है मेरे पास ही नहीं, आप सभी के पास भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि बारिश की वजह से। और जब मैं जहाँ पे हूँ, मैं अभी झारखंड में हूँ, और यहाँ पे जो है बारिश जो है वो लगातार कई दिनों से हो रही है, मतलब कई सप्ताह से बोल सकते हो बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम उसकी वजह से भी हो सकती है। सर, मैन मेड फैक्ट्री प्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन आर्सेनिक हो। हाँ, क्यों नहीं होगा, देखो सारे होगा, मैन मेड भी होंगे। देखो ये सारे के सारे मैन मेड भी हो सकते हैं राय, और ये जो पानी में जमीन में है वो तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। ये जो नेशनल डिजीज प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या है। देखो गाइस, अगर हम बात करें नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, तो इसे फूड एंड माउथ डिजीज, FMD, फूड एंड माउथ डिजीज, और दूसरा क्या, ब्रुसेलोसिस के लिए लॉन्च किया गया था। किसे? ब्रुसेलोसिस के लिए लॉन्च किया गया था। किस प्रोग्राम को? नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। आपको पता होना चाहिए कि भाई जिस प्रकार से हम मनुष्यों में बीमारी फैलती है, तो ठीक उसी तरीके से जितने भी जानवर हैं उनमें भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सामान्य होती हैं, और आर्थिक दृष्टिकोण से काफी नुकसान भी होता है। तो जानवरों के अंदर में जो बीमारी होती है फुट एंड माउथ डिजीज, मतलब पैरों में और मुंह में होने वाली जो समान बीमारी हो सकती है, एंड ब्रूसोलोसिस के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसे हम नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये इस प्रोग्राम के अंतर्गत जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए, जो भी मवेशी हैं, चाहे आप अपने भैंस की बात कर लो, भेड़ की बात कर लो, बकरी और सुअर की आबादी की बात कर लो, तो कुल कितना 53 करोड़ जानवरों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करता है। यानी कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत हम जितने भी हमारे जानवर हैं, जिसमें भेड़ हो सकती है, बकरी हो सकती है, गाय हो सकती है, सुअर हो सकती है, उन सभी को फूड एंड माउथ डिजीज और ब्रुसोलोसिस बीमारी से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, टीकाकरण करेंगे। मतलब उन्हें हम क्या करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे, उन्हें हम वैक्सीन देंगे, ताकि क्या हो सके कि इनमें फूड एंड माउथ डिजीज ना फैल पाए। अगर हम अभी तक की बात करें तो अभी तक जो है गाइस 1.5 करोड़ गाय और भैंस का टीकाकरण और टैगिंग की जा चुकी है। यानी कि हमने क्या कर लिया, अभी तक 1.5 करोड़ जो है जानवर, जिसमें गाय और भैंस जो है, उसका टीकाकरण हमने कर लिया है, और धीरे धीरे और भी आगे करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जो फूड एंड माउथ डिजीज की बात करें, ये क्या होता है। देखो, फूड और माउथ डिजीज की बात करें तो फिलहाल कृषि मंत्रालय ने आने वाले कुछ वर्षों में FMD मुक्त भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत FMD नियंत्रण के लिए कितना 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भाई बीमारी बता रहा हूँ, मुंह पकवा, हाँ बिल्कुल सही कहा है, मुंह पका खुर पका रोग कहते हैं फूड एंड डाउजिंग को। क्या बोलते हैं? मुंह पका और खुर पका रोग कहते हैं। तो क्या है कि फूड एंड माउथ डिजीज के कंट्रोल के लिए, क्या के लिए, फूड एंड डिजीज माउथ के कंट्रोल के लिए कृषि मंत्रालय ने FMD मुक्त भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत FMD नियंत्रण के लिए कितने करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपए दिए, जिसमें क्या होगा, जानवरों का उचित रखरखाव, वैक्सीनेटेड जो भी होगा या फिर जो भी मेडिसिन की यूज होगी वो सभी को मतलब फ्री में मिलेगी। अब फूड एंड माउथ डिजीज में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी लोग जिनके खुर हैं,
देख रहे हो ये खुर है ना, ये जो खुर है इसमें वायरस की वजह से क्या होता है, घाव हो जाते हैं और इस घाव की वजह से जो जानवर है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या लिए? जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए हमें वैक्सीन देने की आवश्यकता होती है। फूड एंड माउथ डिजीज सबसे अधिक आर्थिक रूप से विनाशकारी संक्रामक वायरल पशु रोगों में से एक है जो सभी अति संवेदनशील खुर वाले जानवरों को प्रभावित करता है। यानी कि जितने भी खुर वाले जानवर हैं उनमें ये जो वायरल डिजीज है वो फैल करके मुंह पका और खुर पका रोग जो है वो फैलाते हैं। तो अभी ये इस बीमारी को रोकने के लिए फूड एंड माउथ डिजीज के कारण होने वाले जो आर्थिक नुकसान है उसको रोकने के लिए 10वीं योजना के जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है ना, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि से फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम नाम का एक कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। यानी कि फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा, 10वीं योजना के तहत जो है वो लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि गाइस अगर ये बीमारी किसी एक जानवर में हो जाती है तो धीरे धीरे फैलते ये जितने भी जानवर हैं उन सभी में फैल जाती है और ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये जो है फूड एंड कौन सी डिजीज हो गई, माउथ डिजीज हो गई। दूसरा है RIDL टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिएगा कि RIDL टेक्नोलॉजी क्या है, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये क्या है सुनिएगा गाइस, इसे आप बोल सकते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, रिलीज ऑफ इंसेक्ट कैरिंग डोमिनेंट लेथल जीन। RIDL का फुल फॉर्म क्या है, रिलीज ऑफ इंसेक्ट कैरिंग डोमिनेंट लेथल जीन, ठीक है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी जो है ये एक सुनो मेरी बात सुनो, मैं ऐसे समझाता हूँ गाइस। आपको अच्छे तरीके से पता है कि आजकल जहां पर भी गंदगी ज्यादा हो वहां पर मच्छरों की आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है। और खास करके किसमें, अगर फीमेल एडीज मच्छर हो, फीमेल मॉस्किटो हो, ठीक है, अगर ये फीमेल की 3-4 ही तो कैटेगरी है, फीमेल 3 कैटेगरी है मच्छर की, ध्यान दीजिएगा। कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी होती है मच्छर की, जिसमें से कौन सा मादा एनिफ्लीज है, इसमें लिखा है क्या, देखते हैं एक बार, इसमें नहीं है, चलो। मादा एनिफ्लीज है, एडीज एजिप्टी है और एक और है, क्या तो नाम है देखो उसका, मैं भूल रहा हूं। ये 3 ऐसे मच्छर हैं जो क्या करते हैं, तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं, जिसमें डेंगू है, चिकनगुनिया है और जिका जैसे जो बीमारियां हैं ये फीमेल मच्छर जो है वो पहुंचाती हैं, मतलब फैलाती हैं। तो हमने क्या किया कि इस प्रकार की डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका नाम है RIDL टेक्नोलॉजी। ये RIDL टेक्नोलॉजी क्या है, देखो हम क्या करेंगे कि हम इस तकनीकी के अंतर्गत जीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक मेल मच्छर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेल मच्छर बनाएंगे। और मेल मच्छर बनाने के बाद कैसे बनाएंगे हम, वो जीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इससे पिछली क्लास में जो बताया था ना आपको, कुछ जीन बना करके, और उस GMO मच्छर के अंदर में हम एक जीन डालेंगे जिसका नाम क्या होगा, ये जो नाम है ना RIDL जीन, वो डाल देंगे। अब ये क्या करेगा, RIDL जो जीन है वो क्या करेगा, देखो, जेनेटिकली मॉडिफाई मेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो कैरिंग द डोमिनेंट लेथल जीन, वो डाल देंगे इसमें। और जैसे क्या होगा कि जैसे ही ये जीन जो होगा फीमेल मच्छर, कैसे बताऊं, जैसे हाँ सुनो, जैसे मेल मच्छर बना लिया हमने, मेल मच्छर के अंदर हमने वो जीन डाल दिया। अब ये मेल मच्छर क्या होगा, मीटिंग करेगा, सहवास करेगा फीमेल के साथ। तो होगा क्या कि ये जो मेल मच्छर, ये जो हमने जो जीन डाला है वो जीन क्या करेगा, फीमेल मच्छर के अंदर डाल देगा। और फीमेल मच्छर के अंदर में जाने के बाद ये जीन क्या करेगा, तो जो लार्वा है ना फीमेल के शरीर के अंदर में, वो लार्वा क्या होगा, समय से पहले ही मर जाएगा और उससे कई मच्छर पैदा नहीं होंगे। यानी कि जो when male GM mosquito mate with the wild female mosquito, the lethal gene is passed on to offspring that kill the larva before they reach adulthood। यानी कि हमने क्या कर लिया, एक मच्छर बनाया, फिर से सुनो, एक मच्छर बनाया, भाई मच्छरनी को तो पता भी नहीं है कि कोई मच्छर आ रहा है जो क्या कर रहा है, वो मतलब उसके साथ बेवफाई कर रहा है। सोचो कि लैब में हमने क्या किया, एक मेल मच्छर बना लिया, उसमें जीन डाल दिया, कौन सा, डोमिनेंट लेथल जीन डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, फिर से 4 बार मैं बता रहा हूं ताकि
ये अंडरस्टैंड हो जाए आपको ये, ठीक है। लेथलजिन डाल दिया, लेथलजिन जैसे डाला, जैसे मेल मच्छर फीमेल मच्छर के पास जाएगा मेटिंग करने के लिए, तो ये जो मेल मच्छर है वो क्या कर देगा, वो उस फीमेल के शरीर के अंदर में क्या डाल देगा, वो जीन डाल देगा। तो जैसे ही फीमेल मच्छर प्रेग्नेंट होगी, जो लार्वा बनेगा, तो वो जो लार्वा होगा इस जीन के कारण पेट में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और पेट में मर जाएगा तो उससे कई मच्छर नहीं होंगे, और जब मच्छर नहीं होंगे तो चिकनगुनिया और ये जितनी भी बीमारियां देख रहे हो, इन बीमारियों से जो होगा बचाव हो जाएगा। और अच्छी बात क्या होगी ना, कि जो मेल मच्छर होगा वो काटता नहीं है, ध्यान रखना। मेल मच्छर क्या है, वो कभी काटता नहीं है, इसलिए मेल मच्छर को अगर हम बना के बहुत ज्यादा मात्रा में फैला भी देंगे तो डेंगू और चिकनगुनिया और जिका जैसी बीमारियों का खतरा नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं तो होता ये है कि ये एक नॉर्मल मच्छर मेल मच्छर है, और ये एक नॉर्मल फीमेल मच्छर है। नॉर्मल जो सामान्यतः होते हैं, अगर ये दोनों आपस में मेटिंग करते हैं तो लगभग 300 अंडे देती है एक फीमेल। कितनी? 300। और 300 होगी तो सोचो कितने, अब उससे कितने बच्चे, अगर वो आगे जाकर के क्या होगा, मतलब आगे जाके विकसित होंगे, फिर आगे जाके वो क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो कितने सारे मच्छर हो जाएंगे। यानी कि एक सिंगल मच्छर जो है लगभग 10,000 जो है अपने बच्चों को बना लेता है। सिंगल मच्छर मतलब उससे जो बच्चा अंडा होगा फिर उससे होगा, तो इस तरीके से। लेकिन अगर मान लो अगर ये टेक्नोलॉजी हम यूज कर लेते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी, अगर हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि जो मेल मच्छर होगा, मेल मच्छर क्या करेगा, ये जो मेल मच्छर क्या करेगा, फीमेल के शरीर में वो जीन डाल देगा, जिससे क्या होगा, उसके अंडे मतलब बनेंगे नहीं, और जब अंडे नहीं बनेंगे तो उसके कोई बच्चे नहीं होंगे। तो अब इस मेल मच्छर का जो नाम है उसका नाम है बॉलबीचिया मेल। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा, इस मच्छर का नाम क्या है, बॉलबीचिया। बॉलबीचिया बेसिकली क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया भी है जो पाया गया है, उसके अंदर ये जीन है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर में जो हम मेल मच्छर का जो निर्माण करेंगे उसका नाम जो होगा वो होगा बॉलबीचिया मच्छर। ठीक है। मच्छर नहीं होने पर इकोसिस्टम पर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि हर एक यहाँ पे अगर जीव की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा मोहित, अगर यहाँ पे कोई भी जीव की बात करते हैं तो हर एक जीव का कोई ना कोई मतलब इकोसिस्टम में योगदान जरूर होता है। तो इसीलिए हम पूरी तरीके से मच्छर को तो नहीं हटाएंगे ना, हम क्या करेंगे, कुछ जहाँ जिस इलाके में बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा चिकनगुनिया डेंगू और जीका जैसे अगर बीमारी है, अगर वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में हम वहां पे बॉलबीचिया मेल मच्छर को बनाएंगे लैब में, और वहां पे हमसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और ध्यान दीजिएगा कि मेल मच्छर जो है वो वनस्पतियों को नहीं काटते हैं। अब बोलोगे सर कैसे काटते हैं, क्या करते हैं, ये भी थोड़ा बता दीजिए। तो देखो मैं बता देता हूँ कि मच्छर क्यों काटते हैं। ध्यान दीजिएगा, मच्छर तो दो ही होंगे, एक मादा मच्छर और एक, देखो, एक होगा नर मच्छर, नर मच्छर, और एक होगी मादा मच्छर। हम्म ठीक है। देखो, नर मच्छर की बात करें तो ये जो नर मच्छर है, ये जो अपना पोषण है, ये जो अपना पोषण है वो किससे प्राप्त करता है, ये अपना पोषण मतलब कि जो वृद्धि, इसको जो मतलब उसको जो चाहिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, डेवलप उसके बॉडी को डेवलप करने के लिए भी, या फिर इसको जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी पादप से। किससे? पादप से। क्या बात है, इसमें राइटिंग तो बनी नहीं रही। पादप से मतलब कि ये जो नर मच्छर है, मेल मॉस्किटो है, इसको जो न्यूट्रिशन मिलेगा उस किससे मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। किसे? प्लांट से, प्लांट से मिलेगा।
और अगर हम बात करें किसके बारे में, मादा मच्छर के बारे में, तो ध्यान रखना बच्चे, इसे भी पोषण की जरूरत होगी। मतलब मेल मच्छर और फीमेल मच्छर की बात की जाए तो इन दोनों को जो पोषण है वो किससे मिलेगी, ये मिलेगी पादप से ही, यानी कि प्लांट से। तो फिर बोलोगे सर फिर मेल मच्छर क्यों खाती, मतलब काटती क्यों है? तो मेल मच्छर जो है, अब मेल मच्छर की बात करें, मेल मच्छर कभी भी किसको नहीं काटता, एनिमल को नहीं काटता, वो केवल अपना नोट क्या चाहिए इसको, न्यूट्रिशन चाहिए इसको, प्लांट से मिल जाता है। लेकिन फीमेल मच्छर जो काटती है वो क्या अपने न्यूट्रिशन के लिए नहीं, उसे भी न्यूट्रिशन किससे मिलता है, पादप से मिलता है। लेकिन ये अगर काटती है, अगर मनुष्यों को काटती है तो वो क्यों, क्योंकि मादा मच्छर को, जो मादा मच्छर को अपना जो लार्वा होती है ना, लार्वा, उसके डेवलपमेंट के लिए जो है ना उसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और अगर मादा मच्छर प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसके शरीर में अगर लार्वा डेवलप हो रहा है तो इस लार्वा को डेवलप होने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है। और जो ब्लड की जरूरत होगी, और इसी कारण से वो क्या चाहिए, इसको रक्त चाहिए, ब्लड किसको चाहिए, ये बाइट करती है, क्या करती है, ये बाइट करती है ह्यूमन को। यानी कि मादा मच्छर अपने लार्वा के डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, ब्लड, उसको ब्लड चाहिए, इसलिए वो मच्छर काटती है। और अपने पोषण के लिए तो उसे क्या चाहिए, पादप ही चाहिए। उसे क्या चाहिए, अगर आपके घर में कुछ मतलब प्लांट पे रहा है, शाम के समय उसको ऐसे हिलाना देखना, उसमें से बहुत सारे मच्छर लगेंगे, निकलेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि वो मच्छर आपको काटे, क्यों, क्योंकि मेल मच्छर इंसान को नहीं काटते। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर हम बात करें तो ये इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो होगा, मेल मच्छर अगर हम बना भी लेंगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा। एक पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा था, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि मच्छर कितने डिग्री पर काटती है, कोई बताएगा फटाफट मुझे, मच्छर कितने डिग्री पे काटती है? हालांकि कोई सवाल बेतुका सा सवाल है, लेकिन क्या करें, मैंने क्वेश्चन देखा है। और मच्छर के कितने दांत होते हैं, ये दो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फटाफट कोई मुझे बताएगा। मच्छर कितने डिग्री पे काटती है और कितने दांत होते हैं? और अच्छा एक बात और पता है आपको, मच्छर की जब बात करें तो अब मच्छर जो है ना, उसे कैसे पता चलता है कि आप अगर मान लो कोई, अगर आप ब्लैंकेट ओढ़ के रखे हो, पूरे के पूरे शरीर पर आपका ब्लैंकेट है, लेकिन कहते हैं छोटा सा भी अगर मान लो होल हुआ, वहां से मच्छर घुस जाता है। अब उसे कैसे पता चलता है कि कहाँ पे होल है ना? तो देखो, अगर मच्छर की बात करें तो ध्यान रखना कि मच्छर जो है वो आपके शरीर की गंध, जो पसीने की स्मेल होती है ना, और साथ में CO2, ठीक है, जो CO2 की गंध होती है, वो गंध पा करके क्या करती है, आपके पास आती है। आप में से जितने लोग केला बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो उनको मच्छर बहुत ज्यादा काटेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना? अतुल 22 क्या है, 35, 30 to 35, 32 क्या बोल रहे हो, 28, नहीं नहीं, आप में से किसी, कोई भी आंसर सही नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने लोग को पता है कितने डिग्री पे कितने डिग्री पे पार्ट काटती है और कितने दांत होते हैं उसके, मैं बताऊंगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, मच्छर जो है वो ये, हाँ, तो मुझे याद आ गया, 3 प्रकार के मच्छर होते हैं, ध्यान रखना। अगर कोई पूछे कि कितने प्रकार के मच्छर होते हैं, तो 3 प्रकार के मच्छर होते हैं। पहला होगा मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज जो है वो क्या करती है, मलेरिया नामक बीमारी को फैलाती है। मादा एनोफिलीज मच्छर की जब हम बात करें तो मादा एनोफिलीज जो है वो गंदे जगह पे ज्यादा रहती है। कहाँ पे, गंदे जगह पे रहती है, गंदे पानी में रहती है। और ध्यान रखेंगे, रात में काटती है। कहाँ पे काटती है, कब काटती है, रात में काटती है। तो जो मादा एनोफिलीज नामक मच्छर है वो मलेरिया जो फैलाती है, तो मलेरिया फैलाने के लिए प्लाज्मोडियम एक प्रकार का जो पैरासाइट है वो उसके द्वारा फैलता है, ठीक है। तो पहला मच्छर कौन सा हो गया, मादा एनोफिलीज। कितना सर, लाइक ह्यूमन हैव, सर लाइक अ ह्यूमन हैव बॉडी फ्लूइड, डू मॉस्किटो, क्या ऑब्वियसली उसके अंदर भी होता ही होता है। हाँ हाँ, मच्छर के दांत भी होते हैं। क्या बात है, आशीष कुमार का आंसर बिल्कुल सही आ गया, 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जो मच्छर जो काटती है ना, तो मच्छर 45 डिग्री पर काटती है। ये क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सही कहा है सर। मेरा क्वेश्चन है ऊपर कमेंट में आपसे स्किप हो गया, प्लीज सी। प्रेरणा एक बार फिर से क्वेश्चन पूछो बच्चे, बहुत आप कहाँ पे है आपका, मैं देख नहीं पा रहा। चलो मैं देख लेता हूं एक बार। प्रेरणा कहाँ है, बहुत ऊपर आ गया लगता है, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया आपका मैसेज। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, वो देख नहीं पा रहा प्रेरणा। सर लैथल जीन वाली फीमेल मॉस्किटो में ऑफस्प्रिंग की डेथ एक बार के लिए होगी या हमेशा के लिए? वो फीमेल
मच्छर का लार्वा ऑप्शन बना ही नहीं पाएगा। हाँ, हमेशा के लिए होगी, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए होगी। प्रेरणा देख ले बच्चे आपका मैसेज में, हमेशा के लिए होगी। ठीक है, अब मुझे बता दो, देखो आशीष कुमार का आंसर बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा है कि भाई 45 डिग्री पे काटती है, बिल्कुल सही है। अब कितने दांत होते हैं मुझे बता दो कोई सही सही तरीके से, फीमेल के कितने दांत होते हैं? 32-30 नहीं होते हैं, 32-30 नहीं होते हैं, फटाफट आगे बताएं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था किसके बारे में? फीमेल मॉस्किटो के बारे में। फीमेल मॉस्किटो 3 होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। इससे पहले मैंने बताया फीमेल एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज जो मच्छर है वो रात के समय काटती है, गंदे पानी में रहती है और उससे मलेरिया नामक बीमारी होती है। ध्यान रखना, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। हो गया। दूसरा जो है एडीज एजिप्टी, जो एडीज एजिप्टी है उसे ना टाइगर मच्छर भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कई बार मैंने देखा है टाइगर मच्छर भी उसे कहते हैं। जो एडीज एजिप्टी है वो कहाँ पे? खुले मैदानों में रहती है। ठीक है, ये दिन में रहती है, साफ जगह पे रहती है। और अगर ये मच्छर अगर आपको काट ले, एडीज की क्या होता है? डेंगू जैसी बीमारी जो होती है वो हो जाएंगी। ठीक है, आशा थोड़ी बहुत आप पहुंच चुके हो लेकिन नहीं। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्या हो गया? एडीज एजिप्टी। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है? आपको डेंगू हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो जो जीका वायरस है ना, जीका वायरस एडीज एजिप्टी के द्वारा होता है। और एडीज एजिप्टी जो है वो कहाँ पे रहती है? एडीज एजिप्टी जो साफ मैदान है वहां पे रहती है। दूसरा, ये दिन में काटती है, ध्यान रखिएगा। तो ये दो मच्छर मैंने बताया 47 टीथ होते हैं, बिल्कुल सही कहा है अंकिता, 47 टीथ होते हैं इसके। देखो 47 और 37 दो में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने भी पढ़ा है 47 टीथ, जो नहीं टीथ होते हैं बाबू यादव, होते हैं। दूसरी बात गाइस, क्या बोल रहा था मैं? तीसरा जो मच्छर है वो है क्यूलेक्स। कौन सा? क्यूलेक्स मच्छर। ध्यान दीजिएगा, क्यूलेक्स की बात की जाए तो क्यूलेक्स मच्छर भी बहुत खतरनाक होता है। पहला कौन सा था? फीमेल एनाफ्लीस। दूसरा कौन था? फीमेल एडीज एजिप्टीज। और तीसरा क्या है? फीमेल क्यूलेक्स। ये 3 मच्छर है, ध्यान दीजिएगा। जो फीमेल एनाफ्लीज है ना, वो कहां पे? गंदे जगह पे रहती है। कहां पे? गंदे पानी में। ठीक है, और ये जो दोनों देख रहे हो ना, ये फीमेल क्या होगा? एडीज एजिप्टीज, और क्यूलेक्स ये जो है साफ पानी में। जो फीमेल क्यूलेक्स है उससे कौन सी बीमारी होती है? उससे बीमारी होती है जापानीज इंसेफ्लाइटिस नामक बीमारी। अगर ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता, अगर ये पूछा जाता है कि मलेरिया किस मच्छर के कारण होता है, तो मलेरिया जो होता है मादा एनोफ्लीज के कारण होता है। दूसरा, जीका और डेंगू नामक किसकी वजह से होती है? तो एडीज एजिप्टी के कारण होती है। और जापानीज इंसेफ्लाइटिस किस मच्छर के काटने से होती है? तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो है वो फीमेल क्यूलेक्स के कारण होती है। क्लियर है? मादा मच्छर ही क्यों काटती है? क्योंकि मादा मच्छर को अपने लार्वे को विकसित करने के लिए उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी कारण से मादा मच्छर जो है खून चूसती है, जिसमें उन्हें उस लार्वा को पोषण देने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं। ठीक है, मच्छर डंक से काटता है बच्चे, डंक से। ठीक है, बिल्कुल मम्मी की दुनिया, बिल्कुल बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, 30 डिग्री नहीं बच्चे, 45 डिग्री पे, यार 47 तीथ होते हैं इसके। क्लियर है? बिल्कुल सर। अभी दिल्ली में क्यूलेक्स मॉस्किटो को खत्म करने के लिए RLD टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। अभी हाँ, ये नेट पे है बच्चे, ये जो है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अभी दिल्ली में भी और अभी बहुत जगह पे क्या किया जाएगा, जो क्यूलेक्स मच्छर है उसको खत्म करेंगे। क्योंकि अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस को खत्म करने के लिए पहले वैक्सीन हम चाइना से मंगाते थे, लेकिन अभी हाल ही में ही जापानीज इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन को हमने बना लिया है। ठीक है, अब फटाफट आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछें, क्योंकि कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन है तो बताएं सर, रिपीट करो। क्या रिपीट करना है मुझे फटाफट बताएं। नेम, पहला जो नेम है मादा एनाफ्लीज, दूसरा नाम है एजिड एजिप्टी।
फीमेल एडीज एजेप्टी और तीसरा है क्यूलेक्स। बिल्कुल सही है, 45 डिग्री और 47 थी। देखो मॉस्किटो के अंदर में बॉडी फ्लूइड उसका क्या बहुत अलग 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 प्रकार का है, हमारे जैसा तो नहीं होता उसकी बॉडी में। नीलम हमारी जैसा बॉडी फ्लूइड नहीं होता बच्चों में, अलग ही होता है इनकी बॉडी में। तो चलिए सो गाइस अभी जो है 16 बज मतलब 4:20 हो चुके हैं, 16 मतलब 4:15 हो चुके हैं आपके घर में। अभी ना इसके बाद अभी मेरी दूसरी क्लास है, आप ही के पास से ध्यान दीजिएगा। आज मेरी 2 क्लास है, अभी बायोटेक्नोलॉजी हमने किया था, इसमें नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो 4:30 से फिर से क्लास है, वो जो 4:30 जो क्लास होगी वो मेरी ही है। तो आप सभी जो है बस 5-10 मिनट मतलब रेस्ट कर लीजिए। तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरी क्लास की तैयारी कर लेता हूँ। और ये जो दूसरी क्लास है इसमें हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे कुछ मिसाइल्स के बारे में, मिसाइल्स का बेसिक फंडामेंट क्या होता है, किस तरीके से काम करती है। तो जाइएगा मत, अभी वापस हम मिलते हैं 4:30 ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं 4:30 क्लास में। सर क्यूलेक्स का बीमारी स्पेलिंग क्या है प्लीज बता दीजिए। जापानीज इंसेफ्लाइटिस बच्चों, जापानीज इंसेफ्लाइटिस क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। आप इसको दिमागी बुखार कह सकते हो, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, दिमागी बुखार बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। जब मैं आपको जब बोलोगे सर ये कब बताओगे, तो जब मैं बायोलॉजी बताऊंगा तब वहां बीमारी के बारे में बताऊंगा ना, तो वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद 4:30 दूसरी क्लास में। थैंक यू। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में करंट अफेयर वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगा था सौम्या। जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो भी चालू होगा। और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे अगर नहीं ले पाए तो जो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है सॉरी, जो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है उस पे हम ले लेंगे, ठीक है। लेकिन रोज क्लास होगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।